नमस्कार सभी स्टूडेंटों को। जैसा कि सर्वेइंग की क्लास आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो फिर भी एक बार हम आपको बता दे रहे हैं कि आप लोगों का नोटिस जारी हो रखा है, आपने देख भी रखा होगा कि अब जो है पैटर्न ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, यानी कि आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। आप दिमाग में ये डाले होंगे कि कोरोना कोविड की वजह से हम प्रमोट किए जाएंगे, सभी विश्वविद्यालय जबकि प्रमोट कर रहा है लेकिन टेक्निकल नहीं कर रहा है। उसका कारण भी है और सही भी है कि एक अच्छा इंजीनियर बनाने के लिए आपको ऐसे प्रमोट करना ठीक भी नहीं था, लेकिन इन्होंने कुछ विकल्प उसका ढूंढा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जाए। तो आपका जुलाई के मतलब हाफ जुलाई या फर्स्ट वीक सेकेंड वीक जो भी आपका एग्ज़ाम शेड्यूल निकल आए, तो अब आप हम लोग जो है ज़्यादा समय ना ख़राब करके ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हम आपको पिछले लेक्चर में या नोटिस के थ्रू या किसी और टीचर के थ्रू आपको पहुंच गया होगा। तो अब जो भी पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, तो हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने कि पढ़ा क्या, इंट्रोडक्शन में किस तरह से हमने देखा था कि सिंचाई की प्रणाली दो तरीके से, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम तरीके से। तो कृत्रिम में हमारा जो है आता था, प्राकृतिक में एक बाढ़ सिंचाई आ जाती थी, एक वर्षा सिंचाई आ जाती थी, दो ही एक ऐसा विकल्प था जो प्राकृतिक तौर से हम लोग सिंचाई कर लेते थे। और फिर उसके बाद हम लोग कृत्रिम में देख रहे थे प्रवाह सिंचाई आ रही थी। प्रवाह में भी तीन तरीके के था, बारहमासी था, उसमें जो है हमारा मौसमी था और एक जलाशय सिंचाई था। मौसमी में हमारा मौसम के हिसाब से जब भी बनता था बारिश के समय ही पानी उपलब्ध रहता था, और बारहमासी में प्रत्येक दिन मतलब बारहमासी यानी बारहमासी मतलब है 12 के 12 महीने आपको सिंचाई के लिए प्रयुक्त पानी रहता था। जैसे कि आपका नहर वगैरह है बारहमासी में आ जाता है। तो ये सब चीज़ें थी। जैसे तालाब है, तो तालाब क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम तक उसमें पानी रहता है। पानी बरसा तो ठीक है, पानी उसमें रहा नहीं तो उसके बाद धीरे धीरे वो तालाब क्या है, सूखने लगती है। तो बच्चों, तो वो क्या है, एक मौसमी जो है हमारा जो है क्या कहते हैं सिंचाई प्रणाली है। तो ये हमारा तीन तरीके का था। अब उसमें प्रवाह में भी हमारा जो है क्या कहते हैं कृत्रिम में हमारा एक प्रवाह था, एक उद्वादन था जो हमने को बताया था, और एक क्या था, छिड़काव। तो हमारा जो लिफ्ट सिंचाई था और एक जो है हमारा छिड़काव सिंचाई था और एक हमारा प्रवाह सिंचाई था। तो हमारा बच्चों ये सब चीज़ें थी, हमारी तीनों चीज़ कृत्रिम सिंचाई में आती थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रवाह सिंचाई में, पहले देखिए क्वेश्चन टाइप हम लोग देखेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताया जाएगा, बेसिक से ही। बहुत हार्ड तो नहीं पूछेगा, जैसा कि देख रहे हैं कि एक महीने के अंदर पेपर ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जनरल एक बेसिक क्वेश्चन ही पूछेगा जो आपको कि प्रवाह सिंचाई के अंतर्गत आता है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, नोट भी करते रहिएगा, प्रवाह सिंचाई के अंतर्गत आता है। ऑप्शन दे देगा, आपको ऑप्शन दे देगा। पहला ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन दे देगा। पहला दे देगा आपका कि छिड़काव सिंचाई। दूसरा ऑप्शन दे देगा आपका, बी दे देगा आपका कि आपका दे देगा 12मासी सिंचाई। और तीसरा दे देगा वर्षा सिंचाई। और चौथा दे देगा बाढ़ सिंचाई। ये बी सी होगा, ये डी होगा वर्षा, ये हो जाएगा बाढ़ सिंचाई। तो बच्चों इसमें से आपको चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन टिक करना है, जो एक ऑप्शन ही सही है। तो किसके अंतर्गत आता है, प्रवाह सिंचाई के अंतर्गत कौन कौन से अभी मैंने आपको बताया था। तो ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन एक बेसिक आएगा, बहुत आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है, नहीं ऑब्जेक्टिव आ गया। लेकिन हाँ, आप चीज़ों को जब पढ़े रहेंगे तभी आप इसको टिक मार सकते हैं, वरना नहीं आप लगा सकते हैं। अब जैसे हमने आपको बताया था प्रवाह सिंचाई में तीन प्रकार की आती हैं,
तो उसमें कौन कौन से हैं ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी या रहेगी, तभी आप उसको टिक मार सकते हैं। तो बच्चों ये छिड़काव सिंचाई किसके अंतर्गत आता था? कृत्रिम सिंचाई के अंतर्गत हमारा छिड़काव सिंचाई आता था। तो ये तो क्वेश्चन हमारा यहीं पे गलत हो गया, ये आंसर यहीं पे गलत हो गया। अब आते हैं वर्षा सिंचाई में। तो वर्षा हमने आपको बताया था कि प्राकृतिक सिंचाई के अंतर्गत आता है, ये भी गलत हो गया। और फिर बाढ़ सिंचाई किस में आता था? ये भी किस में आता है? प्राकृतिक सिंचाई में। तो ये भी गलत हो गया। तो बच्चों एक रह गया यही ऑप्शन, तो यही ऑप्शन सही रहेगा जो 12मासी सिंचाई है, क्योंकि प्रवाह सिंचाई के अंतर्गत हमने आपको 3 बताया था कि प्रवाह सिंचाई में 12मासी सिंचाई, जलाशय सिंचाई और एक मौसमी सिंचाई। जब आप इसको चीज़ों को पता होगा तभी आपको ये आ सकता है। ऐसे में कई क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों। अब इतना तो आपको आइडिया मिल ही जाएगा कि बताने से कि कौन कौन क्वेश्चन पूछ देगा प्राकृतिक सिंचाई किसके अंतर्गत आती है। अब ये दो तो दिया ही है हमारा, यहाँ पे दे देगा दोनों ऑप्शन, यानी दोनों सी और डी, और इसमें दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों अगर यहाँ पे दे दिया हमारा कि प्राकृतिक सिंचाई के अंतर्गत आता है, अब बच्चों प्राकृतिक सिंचाई के अंतर्गत जैसा कि पता है कि बाढ़ सिंचाई और वर्षा सिंचाई दोनों आता है। तो ऑप्शन तो हमारा 4 है, लेकिन यहाँ पर ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, और इन दोनों को जब सही लग रहा है तो ऑप्शन यहाँ पे सी और डी दिया है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये हमारा जो है इस तरह के क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने इंट्रोडक्शन और यूनिट 2 में आपका वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप भी बता चुका हूँ। तो इनमें से कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको बताना पड़ रहा है, थोड़ा से बता दे रहे हैं। उसके बाद हम आगे जो है पूरा ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे ही आपको हम पढ़ाएंगे। तो ये हमारा रहा आपका जो है क्या कहते हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन जो इंट्रोडक्शन में ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली में नहीं घुसेगा, और कुछ आपका जो है पूछ देगा कि कौन कौन सा जो है परियोजना है जो कहाँ पर है। हमने आपको वो भी डिटेल में बताया था कि नागार्जुन परियोजना कहाँ पर रहेगा? कृष्णा नदी पे रहेगा। और हमारा जो है भाखड़ा नागल नदी किस में है, वो कहाँ पर है? पंजाब प्रांत में है, ये भी आप लोगों को पता है। और भी चीज़ें हैं जो पूछेगा। आपका शारदा नहर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में हमारा जो है। और पूछेगा उसके बाद आपका रामगंगा परियोजना कहाँ पर है? वो भी उत्तर प्रदेश में है हमारे। तो ऐसे करके हमारा जो है पूछेगा। और सतलज और ब्यास के जो है एक वहाँ पे नहर बनाई गई है, वो कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में, आप बताइएगा। और भी चीज़ उत्तराखंड नहीं, हिमाचल प्रदेश में है। तो ऐसे करके कई परियोजनाएं हैं जो हमारा एक दामोदर जो है हमारा परियोजना है, वो कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में बहती है। तो इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों को ले आएगा। हाँ, क्वेश्चन पूछेगा किससे? वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप से, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। तो बच्चों इससे क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, इसलिए इसका एक एक क्वेश्चन आप नोट डाउन भी करते चलेंगे। मैं कोशिश करूँगा इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूँ एज ए नोट्स, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव ना रहेगा तो कम से कम 1 लाइनर टाइप में क्वेश्चन आपको रहेगा। तो बच्चों इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि कौन कौन सी मृदा जल के बारे में पढ़ा था, और उसमें डेल्टा ड्यूटी और फसल काल, फसल अनुपात, ये सब सारी चीज़ें पूछी थी। बस खाली कुछ नहीं, बेसिक आपसे पूछेगा। जैसे एक क्वेश्चन आ जाएगा कि हमारा जो है रबी की फसल का सिंचित क्षेत्रफल तथा खरीफ फसल की सिंचित क्षेत्रफल के अनुपात को क्या बोलते हैं? तो हम लोगों ने जैसा कि पढ़ चुके हैं, फसल अनुपात बोलते हैं। ठीक है, क्रॉप्स रेशियो। तो हम लोग का एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर हम इसमें 2 जोड़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछेगा रबी की फसल तथा खरीफ की फसल के अनुपात को
के अनुपात को कहते हैं, अनुपात को कहते हैं। तो बच्चों हम लोगों को पता ही है, ऑप्शन इसमें हम आपको दे रहे हैं कि मान लीजिए आपको ऑप्शन भी चाहिए, तो यहाँ पर एक ऑप्शन हमारा जो है कोर काल, कोर काल, काल। दूसरा बी ऑप्शन दे देंगे आपको, बी ऑप्शन दे देंगे पलेवा, पलेवा। सी ऑप्शन हम दे देंगे आपको फसल अनुपात या फसल अनुपात। डी ऑप्शन दे देगा फसल काल, फसल काल। तो हमारा ये बच्चों ये रहा कोर काल, पलेवा, फसल अनुपात, फसल काल, ये 4 ऑप्शन दे देगा। अब इन 4 ऑप्शन से ही आपको 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो बच्चों इसी तरह हम लोग क्या है कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन निकालते चलेंगे और पढ़ते भी चलेंगे, जिससे हमारा कवर अप होता जाए। छोटा से छोटी चीज़ भी हम उसको छोड़ेंगे नहीं और उसको पढ़ाएंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पिछले वीडियो आप देखिए ताकि वो समझ में आए, फिर जाके आपको ये ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा। रबी की फसल तथा खरीफ की फसल के अनुपात को क्या बोलते हैं? फसल अनुपात। ऑप्शन तो ये सही है, सी। अब बच्चों इन चारों ऑप्शन में से आपको ये पता होना चाहिए कि चारों की परिभाषा क्या है। कोर काल क्या है कि जब पौधा जो है थोड़ा से बड़ा हो जाता है तो उस समय जब सिंचाई देने होता है तो उस समय का जो पीरियड होता है या काल समय होता है, उस काल को या उस समय को क्या बोलते हैं? कोर काल कहते हैं। अब पलेवा बच्चों क्या है? पलेवा भी समझ लेते हैं कि पलेवा क्या है। जब हम कोई भी कटाई हो जाती है, जो अंतिम रूप ले लेती है फसल, कटाई होने के बाद कुछ दिन खेत तो ऐसे ही कि वैसे पड़ा रहता है, तो उसमें क्या है कि मृदा में जो है नमी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो क्या है, हमारी मिट्टी वहाँ पे सूख जाती है। जैसे देखेंगे आप तो बहुत ज़्यादा सूखी मिट्टी हो जाती है वहाँ पे, यानी कि उसमें पानी की मात्रा घटना शुरू हो जाती है और वो ख़त्म भी हो जाती है। तो उस समय जब हम कोई बुवाई करने जाते हैं तो उससे पहले कुछ सिंचाई देते हैं जो कि मृदा थोड़ा नम हो जाए, फिर जुताई करते हैं, फिर उसमें बुवाई करते हैं। तो जो पहले वो सिंचाई होगी मृदा को नम करने के लिए बुआई से पहले, तो उसको क्या बोलेंगे? पलेवा बोलेंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बुआई से पहले मृदा को नम करने के लिए कौन सी सिंचाई दी जाती है? तो उसको बोलेंगे पलेवा सिंचाई। फिर हमारा फसल अनुपात पढ़ ही लिए हैं, रबी की फसल तथा खरीफ की फसल के अनुपात को क्या बोलेंगे? फसल अनुपात। अब आते हैं फसल काल की बात क्या कहते हैं कि फसल काल क्या होता है कि जब हम कोई भी फसल लगाने जाएंगे तो फसल लगाने से लेकर अंतिम बुआ कटाई तक के समय को क्या बोलेंगे? फसल काल कहेंगे। तो बच्चों ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, और कि हम आज तो आपसे ज़्यादा मतलब वो डिटेल में आपको क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। डेल्टा ड्यूटी पे भी है कि फसल को उसके पूरे आधार काल के दौरान आवश्यक पानी की गहराई को क्या कहते हैं? तो पानी की गहराई हमने क्या बताया था? डेल्टा बताया था। और पानी की इकाई सिंचित क्षमता, यानी जो क्षेत्रफल आप एक इकाई मतलब मान के चलिए कि आप 1 हेक्टेयर ले रहे हैं, तो आप 1 हेक्टेयर में कितना पानी उसमें सिंचित, एक इकाई के आधार पर कितना पानी आप सिंचित क्षेत्रफल को सिंचित कर रहे हैं, तो ऐसे क्षमता को या ऐसे सिंचित क्षमता को क्या बोलेंगे? ड्यूटी बोलेंगे। फिर आते हैं कोशिकीय जल होता क्या है कि मृदा में उपयोगी नमी जो है पौधे की वृद्धि के लिए जो जल मृदा में पाई जाती है, जो बराबर जो है उसके जड़ों को बराबर पौधों के जड़ों को बराबर पानी को देता है, जिससे वो सींचता है। मृदा जल की बात मैं कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा जल की बात नहीं। मृदा में जो जल पाया जाता है तो ऐसे जल को क्या बोलेंगे? कोशिकीय जल बोलेंगे। फिर हम आपको स्थायी मलयांक बिंदु बताए थे कि वह जलांश जिस पर पौधे की वृद्धि के लिए कोशिका क्रिया द्वारा पानी की उचित मात्रा या उस पानी उचित मात्रा न मिल पाने पर पौधा क्या है? मुरझुरा जाता था। मुरझुरा जाने के बाद भी लेकिन मृदा में जल उपस्थित रहता था। तो ऐसे जो है बिंदु को क्या बोलेंगे? स्थायी मलयांक बिंदु बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, हम आगे चल के आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम आपको बताते चलेंगे जो भी होगा, और भी चीज़ें हैं जो आपको पूरी चीज़ें बताएंगे।
आज तो बच्चों आपको पैटर्न बता रहे थे, क्वेश्चन भी बताए हैं कुछ, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ले आएंगे और ऑलरेडी कोशिश करेंगे कि बोर्ड पे लिख उठे, उसके बाद हम बताएं। क्योंकि बोर्ड पे लिखने के बाद क्या है कि पढ़ाना भी रहता है, काफ़ी समय चला जाता है, और क्योंकि लेक्चर कहीं तो बनाना रहेगा, आपका सर्वे का भी बनाना रहता है, और कुछ थर्ड ईयर के भी कुछ सब्जेक्ट हैं जो उनको भी बनाना रहता है, और भी टीचर भी बनाते हैं, तो समय का थोड़ा सा ध्यान हम लोग देते हैं। तो बच्चों कोई भी समस्या हो तो आप मैसेज के थ्रू, आप बाई मैसेज के थ्रू आप हमको जो है अपनी क्यूरी दे सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। अब ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, कल से हम जो है वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप, इसके बारे में पूरा का पूरा कल हम कवर कर लेंगे कि कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इससे पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों आप लोग इस पे कल के वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।